यूं तो बॉलीवुड में ना जाने कितने एक्टर आए और गए, लेकिन जो ऑरा, जो रुतबा और जो दबदबा फिरोज खान साहब का था, वैसा शायद किसी और का कभी नहीं हो पाया। फिरोज खान साहब को बहुत ही करीब से जानने वाले लोगों का ये कहना था कि उनकी जिंदगी के अक्सर दो पहलू थे। जहां एक तरफ वो हमें बहुत ही दबंग, बहुत ही स्टाइलिश और किसी से ना डरने वाले पठान के रूप में नजर आते थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जिंदगी का एक और पहलू था जहां वो बहुत ही दिलेर थे और कई लोगों की मदद भी करते थे। हालांकि भले ही इस बारे में बहुत ही कम जिक्र किया गया हो और अक्सर फिरोज खान के दबंगई वाले किस्से ही मशहूर रहे हों, उनकी खास बात यह रही कि इतनी दमदार पर्सनालिटी और इतना जबरदस्त ऑरा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सामने किसी भी एक्टर को कभी छोटा नहीं समझा। तो वहीं दूसरी तरफ जो एक्टर उनके सामने अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे या तुर्रम खान बनने की कोशिश करते थे, उनको भी नीचा दिखाने में फिरोज खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस बारे में एक किस्सा याद आता है जाने माने एक्टर राजकुमार साहब का। अब यूं तो अगर देखा जाए तो बॉलीवुड के ऐसे दबंग एक्टर्स में राजकुमार साहब का नाम भी आता है, जिनकी आवाज भी दमदार थी और उनका भी ऑरा कुछ ऐसा ही था। और राजकुमार भी अक्सर ऐसे पंगे लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। तो एक बार एक होटल में एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में राजकुमार लोगों से बात करते हुए अपनी शेखी बगार रहे थे और बात बात में ही उन्होंने कुछ फिरोज खान के लिए भी उल्टा सीधा बोल दिया। और उस पार्टी में राजकुमार की ये बात सुनकर सारे लोग भी बिल्कुल हैरान रह गए कि उन्होंने आखिर फिरोज खान के लिए ऐसा क्यों बोल दिया है। लेकिन फिरोज खान भी ऐसी बात सुनकर चुप बैठने वाले नहीं थे। वो तुरंत राजकुमार के पास गए और उन्होंने जो विग पहनी थी उसको उन्होंने उतार दिया। आपको बता दें कि राजकुमार साहब के बाल बहुत पहले ही झड़ गए थे और अक्सर वो फिल्मों में हमें ऐसे ही विग लगाए हुए नजर आते थे। और शायद ही कोई ऐसा हो जिसने राजकुमार को उस समय बिना विग के कभी देखा हो। राजकुमार हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनको लोग अक्सर विग में ही देखें और ऐसे ही सुंदर रूप में हमेशा याद रखें। और इसी वजह से आपने शायद नोटिस किया होगा कि राजकुमार की हमें बिना बालों के कभी फोटो भी देखने के लिए नहीं मिली है। वो हमेशा सूट बूट पहने हुए, अपने मुंह में सिगार दबाए हुए और ये विग लगाए हुए ही नजर आए। तो उस समय जब पार्टी में इतने सारे लोगों के सामने फिरोज खान ने उनकी विग उतार दी तो राजकुमार को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। और फिरोज खान की इस हरकत के ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया, लेकिन उन्होंने उस समय फिरोज खान से कुछ नहीं बोला और वहां से सीधे चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि फिरोज खान ऐसे एक्टर थे कि उनके सामने बड़े से बड़े एक्टरों की भी नहीं चल पाती थी। यहाँ पर आपको बता दें कि इन दोनों ने साथ में फिल्म ऊंचे लोग में काम किया था और इस फिल्म के सेट पर भी इन दोनों के बीच में एक छोटी सी बहस हो गई थी। उन दोनों फिरोज खान बॉलीवुड में नए थे, इस वजह से फिरोज खान अक्सर ऐसी बातों को सुन भी लेते थे। लेकिन जब फिरोज खान ने अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा मुकाम बना लिया तो फिर तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे। सबसे ज्यादा स्टाइलिश हीरो कौन था? मुझे लगता है फिरोज खान। मुझे लगता है फिरोज खान। फिरोज खान। बचना ऐ हसीन। तो आज के इस वीडियो में हम फिरोज खान साहब से जुड़े ऐसे कई किस्से आपको बताने वाले हैं, कई मजेदार बातें आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ उनकी सभी फिल्मों में उनके बेहतरीन एंट्री सीन भी आपको दिखाने वाले हैं, जो एंट्री सीन देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि फिरोज खान ही बॉलीवुड के असली स्टाइलिश और काउबॉय वाले हीरो रहे हैं और उनकी सोच कितनी दूरगामी रही है। कौन हो तुम? अपने बाप को नहीं पहचानता? हाँ, एक लड़की पर हाथ उठाने वाला नामर्द। इतने टुकड़े कर कर तेरे बाप के सामने भेजूंगा कि वो गिनते गिनते उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। किसी पुलिस अफसर के पीछे यूं दबे पैर कभी नहीं। साल 1957 में फिल्म जमाना, बड़े सरकार और आगे चलकर 1960 में घर की लाज जैसी फिल्मों में फिरोज खान ने सपोर्टिंग हीरो के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। और लगभग 60 के पूरे दशक में उनका स्ट्रगल ही चलता रहा, जहां उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल मिलते या इक्का दुक्का फिल्मों में उन्हें कुछ बड़े रोल भी मिलते तो वो वैसे नहीं मिलते जैसा फिरोज खान प्ले करना चाहते थे। आपको बता दें कि उस समय फिरोज खान एक जाने माने अमेरिकन एक्टर क्लाइंट ईस्टवुड से और उनके लुक से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड रहे कि उन्होंने उसी समय ये बात डिसाइड कर ली थी कि वो अपनी इंडियन फिल्म में ऐसे ही लुक में नजर आएंगे। लेकिन उस समय बॉलीवुड में ऐसी काउबॉय लुक वाली फिल्में बन ही नहीं रही थी, जिनमें बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए, बूट पहने हुए, सिर के ऊपर ये कैप लगाए हुए घोड़े पर बैठा हुआ हीरो नजर आए। फिरोज खान अपने समय से बहुत आगे की सोच वाले व्यक्ति थे और ये बात उनकी फिल्में देखकर हमें समझ में भी आती है। वो उस समय चुन चुन कर ऐसी कई विदेशी फिल्में देखा करते थे और उनमें जो यूनिक कंसेप्ट होता था या यूनिक स्टाइल होता था वो अपनी फिल्मों में लाने की कोशिश करते थे। खैर, जब फिरोज खान को किसी भी डायरेक्टर ने ऐसी फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया और ना ही ऐसा रोल उन्हें दिया तो फिरोज खान ने सोचा कि वो खुद ही एक फिल्म बनाएंगे। और उस समय फिरोज खान ने इतना पैसा कमा लिया था कि वो इस पैसे से एक फिल्म बना सकते थे। और फाइनली 1972 में फिरोज खान ने बतौर डायरेक्टर अपने करियर की पहली फिल्म डायरेक्ट की थी अपराध,
जिसके लिए फिरोज खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी FK इंटरनेशनल के नाम से ओपन की थी और इसी के बैनर तले उनकी ये पहली फिल्म तैयार हुई और इसमें उनके साथ में जोड़ी बनी थी मुमताज की। हालांकि फिरोज खान ने मुमताज के पहले और भी कई एक्ट्रेस को इसके लिए अप्रोच किया था, लेकिन अब चूंकि बतौर डायरेक्टर फिरोज खान की ये पहली फिल्म थी तो कोई भी एक्ट्रेस इसमें काम करने के लिए तैयार नहीं हुई थी। लेकिन फाइनली मुमताज ने इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया था। और आपको बता दें कि ये 1972 की बात है और फिरोज खान पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे और अपनी पहली फिल्म की भी मैक्सिमम शूटिंग उन्होंने जर्मनी में की है। और अपनी इस पहली फिल्म में भी उन्होंने हाई स्पीड कार रेसिंग वाले बहुत सारे सीन रखे थे और इसी सीन से फिल्म की स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीन जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में शूट किए गए। आपको बता दें कि 1972 तक ऐसे विदेशों में जाकर फिल्म की शूटिंग करना कोई आम बात नहीं थी। बहुत ही कम और गिनी चुनी फिल्में ही ऐसी विदेशी लोकेशंस पर उस समय शूट हो रही थीं। लेकिन ऐसे में फिरोज खान ने लगभग 40 से 50% तक फिल्म की शूटिंग विदेशी लोकेशन पर की और इसमें फिरोज खान साहब का एंट्री सीन था ये। गूंगी बहरी है या ढेर साली LSD खा गई, ये तो हम वतन निकली। मेरी सरकार, महात्मा बुद्ध को मरे हुए कई हजार साल हो चुके हैं और मैं उनका अवतार नहीं। आजमाने के लिए आपने गलत आदमी चुन लिया। जहां वो पहले तो हमें ये हाई स्पीड कार दौड़ाते हुए नजर आते हैं और बाद में मुमताज से मिलते हैं। इसमें मुमताज के हमें बिकनी वाले कई सीन भी देखने के लिए मिले हैं। एक्चुअली आपको बताते चलें कि फिरोज खान ने अपनी फिल्मों में ऐसे सीन हमेशा रखे हैं। उनका ऐसा मानना था कि जब भी वो कोई फिल्म बनाए तो वो उस समय के हिसाब से बहुत आगे की हो और उसमें बहुत ज्यादा स्टाइल और मॉडर्न चीजें रखी जाएं, जिससे कि उनकी फिल्म आगे आने वाले 10 से 20 सालों तक भी लोग देख पाएं। तो उस समय फिल्म अपराध में ऐसे कई स्टाइलिश सीन देखने के लिए मिले जो बॉलीवुड के लिए बिल्कुल ही नए थे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमल बोस कर रहे थे और कमल बोस को ये कार रेसिंग वाले सीन को शूट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस समय फिरोज खान ने जर्मन फिल्म के एक कैमरामैन से बात की थी और उसने ये सारे रेसिंग वाले सीन कमल बोस के साथ में फिल्माए। फिल्म अपराध हिट रही और फिरोज खान को आगे अपने करियर में और भी फिल्में बनाने के लिए कॉन्फिडेंस मिला। फिरोज खान को घोड़े और फार्म हाउस बहुत पसंद थे और उन्होंने बेंगलोर से लगभग 14 किलोमीटर दूर 23 एकड़ एरिया में अपना एक बड़ा सा फार्म हाउस तैयार किया, जिस फार्म हाउस में नारियल के, आम के और ऐसे कई और पेड़ लगाए गए। इस फार्म हाउस में बहुत सारे जानवर भी उन्होंने पाले। उन्हें घोड़ों का बहुत ज्यादा शौक था और अक्सर घोड़े की रेस देखने के लिए वो जाते ही रहते थे। उन दिनों बेंगलोर में घोड़े की रेस देखना बहुत ज्यादा पॉपुलर था और फिरोज खान के पास में 5 रेसिंग घोड़े भी थे। हालांकि फिरोज खान साहब बेंगलोर के अलावा विदेशों में भी ऐसे घोड़ों की रेस देखने के लिए अक्सर जाते ही रहते थे। उन्होंने अपने फार्म हाउस को कुछ ऐसा बनाया था जो उस समय कई लोगों का एक ड्रीम हुआ करता था, जहां उनके फार्म हाउस में पर्सनल जिम, स्विमिंग पूल, दूर दूर तक घने जंगल, घोड़े और कई और जानवर भी होते थे। और उनके बंगले के अंदर कई आलीशान चीजें होती थीं जो उस समय लोगों ने कभी देखी भी नहीं थी। चाहे मॉडर्न म्यूजिक प्लेयर हो या फिर स्नूकर हो, फिरोज खान के बंगले में हर चीज एक से बढ़कर एक थी। उन्हें शिकार करने का भी बहुत ज्यादा शौक था और फिरोज खान अक्सर शिकार पर जाया करते थे। और उस समय उनके बंगले की दीवारों पर कई जानवरों के सिर और उनकी खालें लटकी रहती थीं। यहाँ तक कि 8 पैंथरों की खाल भी उनके बंगले में लटकी थी। लेकिन आगे चलकर 1972 में इंडिया में शिकार करने के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी और फिरोज खान ने भी शिकार करना अब बंद कर दिया था। उन दिनों बॉलीवुड में फिरोज खान की बड़ी बड़ी पार्टियां बहुत ही मशहूर थीं, जो अपनी फिल्म के बाद वो अक्सर बॉलीवुड के लोगों को दिया करते थे। और उनकी पार्टियों को अटेंड करने वाले आज भी कई लोग उनकी पार्टियों के बारे में बात करते हुए नहीं थकते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। आपको बता दें कि फिरोज खान को रात में शूटिंग करना पसंद नहीं था और उन्होंने कई फिल्में केवल इसलिए छोड़ दी थी कि उनमें रात वाले सीन थे। इसके अलावा फिरोज खान ने कभी भी संडे को शूटिंग नहीं की। संडे को वो बिल्कुल फ्री डे मानते थे और कई फिल्में उन्हें केवल इस वजह से छोड़नी पड़ी कि उनकी शूटिंग संडे को भी होनी थी। तो फिरोज खान ने वो फिल्म छोड़ना सही समझा, लेकिन संडे को उन्होंने कभी काम नहीं किया। खैर, फिल्म अपराध के लगभग 3 साल बाद उन्होंने साल 1975 में अपनी एक और दूसरी फिल्म बनाई थी धर्मात्मा के नाम से। उन दिनों फिरोज खान अक्सर हॉलीवुड फिल्में देखा करते थे और उन्हीं दिनों उन्होंने फिल्म देखी थी गॉडफादर, जो फिल्म और इसका कंसेप्ट उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया था। आपको बता दें कि फिरोज खान उस समय बॉलीवुड के ऐसे गिने चुने एक्टर थे जिन्होंने ये फिल्म देखी थी और उन्होंने तुरंत इसके ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म बनाने का डिसाइड किया था और उन्होंने धर्मात्मा की ये कहानी तैयार की, जिसकी शूटिंग उन्होंने 1974 में करना शुरू कर दी थी और फिल्म के मैक्सिमम सीन अफगानिस्तान में शूट किए गए। आपको बता दें कि उस समय अफगानिस्तान में शूट होने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म थी। हालांकि अफगानिस्तान में उस समय पॉलिटिकली काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अफगानिस्तान के लोग इंडियन फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
इस वजह से जब फिरोज खान अफगानिस्तान में अपनी फिल्म धर्मात्मा को शूट करने के लिए गए तो उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में फिरोज खान का जमकर स्वागत हुआ और उन्हें फिल्म बनाने में लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प भी की। इसमें उनके साथ में डैनी नजर आए, उनके अलावा हमें हेमा मालिनी और रेखा भी नजर आई। उन दिनों फिल्म धर्मात्मा अपने बजट को लेकर तो चर्चा में थी ही, इसके अलावा अपनी स्टार कास्ट और अपनी शूटिंग लोकेशंस को लेकर भी अक्सर बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी ही रहती थी। जहां कई लोग अक्सर ये बोलते हुए नजर आते थे कि फिरोज खान अपनी फिल्म को अफगानिस्तान में शूट करने के लिए गए हैं। और वाकई में अगर देखा जाए तो फिरोज खान साहब ने अफगानिस्तान में कई ऐसी चीजों को शूट किया जो उस समय यहाँ के लोगों को देखना बिल्कुल ही नहीं थी। इसके एक गाने में उन्होंने हेमा मालिनी को इतनी खूबसूरत दिखाया कि लोग उन्हें बिल्कुल देखते ही रह गए। हालांकि अक्सर फिरोज खान अपनी फिल्मों में कुछ बोल्ड सीन रखने के लिए भी जाने जाते रहे हैं और पहले धर्मात्मा में भी उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि उनके और हेमा मालिनी के बीच में एक होंठों पर चुंबन सीन भी शूट किया जाएगा, लेकिन उस समय हेमा मालिनी ऐसा करना नहीं चाहती थी और उन्होंने इसको टाल दिया। इस वजह से इसमें इन दोनों के बीच में कोई भी चुंबन सीन नहीं रखा गया। फिल्म धर्मात्मा में फिरोज खान बहुत ही स्टाइलिश नजर आए और यहाँ पर आप उनका ये एंट्री सीन देख सकते हैं। आप देश और कौम से गद्दारी कर रहे हैं। चोरी चाहे 1 पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी है। फिल्म धर्मात्मा जब रिलीज हुई तो बॉलीवुड में तो लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया ही, लेकिन ये फिल्म अफगानिस्तान में भी लोगों ने बहुत ज्यादा देखी। जहां तक कि इसके बाद तो अफगानिस्तान में लोग फिरोज खान को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर की थी। वैसे फिल्म धर्मात्मा के एक डिटेल अननोन फैक्ट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसको आप हमारे चैनल में जरूर देखिए, जहां फिल्म धर्मात्मा से जुड़ी ऐसी कई बातें हमने बताई हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं और आपको इनको जरूर सुनना चाहिए। वैसे तो फिल्म धर्मात्मा कई लोगों को पसंद आई थी, लेकिन फिल्म का बजट इतना ज्यादा था कि इसके बाद फिरोज खान को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया था। खैर, इसके बाद फिरोज खान 5 सालों तक दूसरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में बतौर एक्टर ही काम करते रहे, जिनमें काला सोना, नागिन, कबीला और ऐसी कई और फिल्में शामिल रहीं। और फाइनली 1980 में फिरोज खान ने उस समय तक की सबसे महंगी फिल्म बनाने का डिसाइड किया और ये फिल्म थी कुर्बानी, जिसमें उनके साथ में उनके बहुत ही अजीज दोस्त विनोद खन्ना भी नजर आए। उस समय फिरोज खान ये चाहते थे कि अब वो जो फिल्म बनाए वो इतनी बड़ी हो कि लोग उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखें, और उन्होंने इस तरह से फिल्म बनाई थी कुर्बानी, जहां उस समय फिल्म कुर्बानी का बजट लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा था। और फिल्म कितने लेविश तरीके से और कितने भारी भरकम बजट में बनाई गई थी, इसका अंदाजा आप इसके इस सीन से भी लगा सकते हैं, जिस एक सीन के लिए फिरोज खान साहब ने उस समय अपनी बहुत ही महंगी मर्सिडीज कार को भी तोड़ दिया था। यहाँ पर आपको बता दें कि उस समय मर्सिडीज कार बहुत महंगी थी और मुंबई में मात्र 6-8 लोगों के पास में ही ये कार थी, जिनमें से फिरोज खान भी एक थे। और जब भी वो मुंबई की सड़कों पर अपनी मर्सिडीज में निकलते थे तो लोग उन्हें बिल्कुल देखते ही रह जाते थे। फिरोज खान की मर्सिडीज कार का किस्सा आगे चलकर शक्ति कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था। मैंने कहा खाने के वांदे साले ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। इसके बाहर निकला 6 फुट 2 इंच लंबा, इतना हैंडसम, जीन्स पहनी, टक इन शर्ट, ब्रॉड बेल्ट, बूट्स, फिरोज खान। जब उन्होंने बताया कि उस समय उनके पास में फिएट कार थी और वो अपनी फिएट से जा रहे थे, तभी पीछे से फिरोज खान साहब की मर्सिडीज कार चली आ रही थी और इन दोनों ही कारों की टक्कर हो गई। और पहले तो शक्ति कपूर काफी गुस्से में उतरे कि आखिर उनकी फिएट कार को किसने टक्कर मारी है, और जब उन्होंने कार से उतरकर देखा तो मर्सिडीज कार में से बहुत ही स्टाइलिश चश्मा लगाए हुए लगभग 6 फुट 2 इंच के फिरोज खान बाहर निकले। तो शक्ति कपूर तो उन्हें देखकर ही रह गए, इसके अलावा वहां पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो उस समय लोगों के बीच में उनका क्रेज कुछ ऐसा था जिनके स्टाइल की वजह से लोग उन्हें बिल्कुल देखते ही रह जाते थे। आपको बता दें कि फिल्म कुर्बानी के एक सीन में फिरोज खान ने अपनी इसी मर्सिडीज कार की भी कुर्बानी दे दी थी। सेठ, एक चांस आप। जब कुर्बानी के एक सीन में मर्सिडीज कार को तोड़ा जाना था तो उन्होंने अपनी कार को ही इसमें रखा और फिल्म में मात्र चंद सेकंड के लिए दिखाई देने वाले इस सीन के लिए उन्होंने अपनी इस लग्जरी कार को तोड़ दिया था। हालांकि यहाँ पर आपको बताते चलें कि उस समय इस कार को तोड़ने के पीछे का भी एक रीजन था। उस समय फिरोज खान साहब का एक ड्राइवर था और उस ड्राइवर को अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसको पैसों की जरूरत थी। तो जब फिरोज खान की यह मर्सिडीज कार टूट गई तो उन्होंने अपने ड्राइवर को अपने पास बुलाया और अपने ड्राइवर से बोला कि ये मर्सिडीज कार है, इसको अगर तुम इस टूटी हालत में भी बेचोगे तो इससे तुम अपनी बेटी की शादी आराम से कर पाओगे और तुम्हारे पास पैसे भी बच जाएंगे।
क्योंकि इस कबाड़ हालत में भी ये मर्सिडीज कार बहुत महंगी बिकने वाली है। और आगे चलकर उनके ड्राइवर ने इस कार को बेचा, अपनी बेटी की शादी की और उसके पास में वाकई में कुछ पैसे बच भी गए थे। तो इस तरह से फिरोज खान ने फिल्म कुर्बानी में इस सीन को शूट किया और अपने ड्राइवर की भी मदद की। और उस समय फिल्म कुर्बानी इतनी चली कि फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। लगभग 2.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। जहां पर आपको बताते चलें कि पहले इसमें फिरोज खान के साथ में अमिताभ बच्चन नजर आने वाले थे और फिरोज खान ने पहले अमिताभ बच्चन को ही इसके लिए अप्रोच किया था। लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन ने अपनी डेट्स और दूसरी फिल्मों को दे दी थी और उन्होंने फिरोज खान से ये कहा था कि वो लगभग 6-7 महीने इंतजार कर लें। इसके बाद में अमिताभ बच्चन इसके लिए बता पाएंगे कि वो इसमें काम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन फिरोज खान इसको और ज्यादा डिले करना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इसके लिए विनोद खन्ना को साइन किया और ये फिल्म तैयार की। फिरोज खान न केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी वैसे ही दबंग थे और इस बात का एक एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है जब फिरोज खान उस समय अपने छोटे भाई की एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। तो वहां पर उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बोला था कि भारत कितना महान है और यहाँ पर मुस्लिम भी कितने सेफ हैं। उन्हें अपने मुस्लिम होने पर और भारतीय होने पर गर्व है, जबकि अगर पाकिस्तान की हालत देखी जाए तो यहाँ पर मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहा है। और अगर किसी देश के नागरिक ही एक दूसरे को मारने में लग जाएंगे तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है और यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही एक रीजन है कि भारत तरक्की करता जा रहा है। उस समय फिरोज खान पाकिस्तान में ही थे और पाकिस्तान को लेकर वो ऐसी बातें बोल रहे थे। तो उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ ने उन्हें पाकिस्तान में पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। कुर्बानी के लगभग 6 साल बाद साल 1986 में फिरोज खान ने अपनी फिल्म बनाई जांबाज, जिसमें उन्होंने अनिल कपूर और डिम्पल कपाड़िया को भी साइन किया। तेरा साथ है कितना प्यारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में। किसी पुलिस अफसर के पीछे यूं दबे पैर कभी नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि फिल्म जांबाज उस समय की बहुत ही स्टाइलिश फिल्म थी। फिल्म के गाने लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए और डायरेक्शन भी लोगों को काफी पसंद आया। और इसमें डिम्पल कपाड़िया को इतने बोल्ड लुक में फिरोज खान ने दिखाया था कि लोगों को बहुत पसंद आया। जहां फिल्म जांबाज के बहुत सारे सीन उन्होंने अपने बेंगलोर वाले रियल फार्म हाउस में और रियल बंगले में ही शूट किए थे। यहाँ फिल्म जांबाज में आप फिरोज खान का ये एंट्री सीन देखिए। इसमें उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। जो एक बहुत ही दबंग पुलिस ऑफिसर होता है और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों को छोड़ता नहीं है। हमने फिल्म जांबाज के अननोन फैक्ट का भी एक काफी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप हमारे चैनल में जरूर देखिए। जांबाज के 2 साल बाद उनकी फिल्म आई थी दयावान और इसमें हमें फिरोज खान के साथ में एक बार फिर से विनोद खन्ना नजर आए थे। एक्चुअली जांबाज के लगभग 2 साल बाद ही उन्होंने ये फिल्म बना दी थी, क्योंकि ये फिरोज खान ने ऐसी पहली फिल्म बनाई थी जो किसी तमिल फिल्म का रीमेक थी। ये तमिल फिल्म थी मणिरत्नम द्वारा बनाई गई कमल हसन स्टारर फिल्म नायकन। और इसमें फिरोज खान ने विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच में भी एक काफी बोल्ड सीन रखा था और इस सीन को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां उन्होंने माधुरी दीक्षित से उम्र में लगभग डबल विनोद खन्ना के साथ में काफी बोल्ड सीन फिल्माए थे। और इस पर्टिकुलर सीन को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसको जरूर देखिए। इसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। कहा जाता है कि इस सीन के बाद में माधुरी दीक्षित बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई थी और फिरोज खान ने उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए अलग से दिए थे। फिल्म दयावान के 4 साल बाद 1992 में उनकी अगली फिल्म आई यलगार। जिसमें फिरोज खान के अलावा संजय दत्त और नगमा नजर आई थीं। और इसमें फिरोज खान का एंट्री सीन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें, फिल्म यलगार में हमें जो थीम देखने के लिए मिली थी, कुछ वही थीम हमें आगे चलकर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में भी देखने के लिए मिली। उनकी फिल्म यलगार भी बहुत ही शानदार और बहुत स्टाइलिश फिल्म थी और इसके अननोन फैक्ट का एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको भी आप देखिए। इसके बाद फिरोज खान ने अगली फिल्म बनाई थी साल 1998 में अपने बेटे फरदीन खान को लॉन्च करने के लिए प्रेम अगन के नाम से। इसमें उनके साथ में मेघना कोठारी नजर आई थी और इसके एक गाने में फिरोज खान साहब भी नजर आए थे। हालांकि फिल्म को काफी बड़े बजट में बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। इसके बाद फिरोज खान ने फरदीन खान को लेकर साल 2003 में एक और स्टाइलिश फिल्म बनाई थी जानसीन के नाम से, जिस फिल्म का डायरेक्शन फिरोज खान ने किया था। और आप यहाँ पर इस बात को देखिए कि फिरोज खान एक इतने पुराने डायरेक्टर थे, लेकिन अर्ली 2000 में भी उन्होंने इतनी स्टाइलिश फिल्म बनाई जो फिल्म उस समय से भी काफी आगे की थी, जिसमें पहली बार स्टाइलिश बाइक और रेसिंग हमें देखने के लिए मिली थी। इसके बाद फिल्म धूम बनाई गई थी,
जिसने उस समय युवाओं के बीच में बाइक को बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। लेकिन फिल्म धूम के पहले फिरोज खान ने फिल्म जानसी में ये सारी चीजें रखी थी। खैर, फिल्म जानसीन भी कुछ खास नहीं चल पाई थी। आगे चलकर फिरोज खान की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी और इसके बाद उन्होंने किसी भी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया और वो हमें फिल्मों में बहुत ही कम नजर आए। जहां जानसीन के बाद वो एक खिलाड़ी एक हसीना में छोटे से सीन में नजर आए, ओम शांति ओम में भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए और उनकी आखिरी और सबसे यादगार फिल्म रही थी साल 2007 में आई वेलकम, जिसमें उन्होंने RDX भाई का रोल किया था, जो इस उम्र में भी पूरी स्टार कास्ट और पूरी फिल्म के ऊपर भारी पड़ गए थे। जब लगभग आधी फिल्म के बाद में उनकी स्टाइलिश एंट्री होती है और वो अपने चार्टर्ड प्लेन से क्लीन शेव हेड में बाहर निकलते हैं, भाई मजा ही आ गया था। और आज भी फिल्म वेलकम का जब भी जिक्र होता है तो फिरोज खान यानी कि RDX भाई का जरूर नाम आता है। इसके बारे में आगे चलकर इसके डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने बताया था कि फिल्म में अनिल कपूर और नाना पाटेकर से भी बड़ा एक भाई दिखाना था और इन दोनों के ऊपर एक ऐसा एक्टर दिखाने के लिए जो इन दोनों के ऊपर भी भारी पड़ जाए, तो उन्हें फिरोज खान साहब का नाम ही आया था। और उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि वो वाकई में अनिल कपूर और नाना पाटेकर के भी बड़े भाई लगते हैं। मुझे पर्सनली फिरोज खान बहुत ही पसंद है। उनकी स्टाइल, उनका स्वैग, उनकी फिल्में और उनके गाने मैं अक्सर देखता ही रहता हूँ। आप लोगों को फिरोज खान कैसे लगते थे, उनकी फिल्में आपको कैसी लगी थी और सबसे अच्छी फिल्म आपको उनकी कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।